हेलो माय डियर बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्लास 10 आपका जो एग्ज़ाम जो आप दे दिए हैं, जो क्लास 10 है फिर से होने वाले 2024 में शामिल होने वाले हैं। फिर से मैं आपका न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास का, सोशल साइंस का सब्जेक्ट का। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, मिला लीजिएगा बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज इस वीडियो में आपको बिल्कुल जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बिल्कुल आपको जो एग्जाम में आपका ये रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारा आज मैं वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और जो क्वेश्चन हमें बता रहा हूँ उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे, ताकि आप इसको नोट भी कर लेंगे कॉपी में, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट नोट्स आपका बनते चला जाए। और एग्जाम में जो आपका होने वाला है 2024 होने वाला एग्जाम में आपका फर्स्ट चैप्टर जो आपका यूरोप में राष्ट्रवाद है वो सारा आपका इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा मैं आपको बताऊंगा। तो बिना देर किए हुए आप वीडियो को शुरू करता हूं। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद क्या है। देखिए, राष्ट्रवाद हम कहते हैं कैसे, अगर अपनी भाषा में हम कहें तो राष्ट्रवाद किसी भी देश के प्रति त्याग और बलिदान को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रवाद अगर पूछा जाए, सीधा सीधी अर्थ अगर पूछा जाए, राष्ट्रवाद का जो अर्थ होता है वो त्याग और बलिदान। ठीक है, तो किसके प्रति? अपने देश के प्रति। याद रखिएगा, अपने देश के प्रति। ठीक है ना, मतलब देश के लिए त्याग और बलिदान जो दिया जाता है, अपने देश के लिए जान को निछावर कर देना अगर ऐसा वक्त आ जाए, उसको हम कहते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर कराते जाऊंगा, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं। आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ये नहीं क्वेश्चन में कह रहा हूँ जो हम लिखे हैं उसी को लिखिए। ऐसा नहीं, एग्जामिनर जो एक आप कॉपी में एग्जाम बोर्ड देते हैं उसमें अगर अपना लैंग्वेज देते हैं तो बहुत अच्छा होता है, उसमें और आपको एग्जाम में समझ इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा, और उसमें अच्छा नंबर भी आपको मिलता है। अगर आप किताबी भाषा लिखते हैं तो समझ जाता है बहुत सारे कि ये चीट करके भी लिखा है, चोरी करके लिखा है, तो इसलिए अपना लैंग्वेज लिखेंगे, समझा के लिखेंगे तो और भी अच्छा से नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का आप समझ गए, बिल्कुल आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आपको जिंदगी में नहीं बोलेंगे। राष्ट्रवाद का रियल जो आपको समझे, जो अपने बोलचाल में लैंग्वेज में, इसको कहते हैं ठेठ हिंदी में, उसका होता है अपने देश के प्रति त्याग और बलिदान को कहा जाता है। ठीक है, अपने देश के प्रति जान निछावर कर देना। देखिए, राष्ट्रवाद जो है, अब इसको भी लिख सकते हैं, साथ में इसको जोड़ के भी लिख सकते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, ठीक है, ऐसा मतलब सोच है, भावना है, जो किसी भौगोलिक कहते हैं, जो हमारे जितने भी क्षेत्र हैं, जो वहाँ तक वो देश, जो मतलब का एरिया, जो देश फैला हुआ है, उसका जो लोग रहते हैं एक साथ, ठीक है, वो सारा भौगोलिक, मतलब जैसे इंडिया जहाँ तक पूरा इंडिया जितने स्टेट्स हैं और केंद्र शासित प्रदेश, सारा कुछ जो इंडिया हमारा देश जितना बाउंड्री लाइन है, जो नक्शा है, उस सारा इंडिया के अंदर आपका उसका भौगोलिक हो गया। ठीक है, सांस्कृतिक जोन्स के अंदर समाज में जो सभी का देश में आपको पता, हर देश में अंदर बहुत सारे, जैसे हमारे देश के अंदर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, सबका कल्चर, रहने का, सहने का, पहनावा, खान पान से, नॉर्थ ईस्ट का अलग कल्चर होता है, साउथ का अलग कल्चर है। ठीक है, नॉर्थ वाली स्टेट का अलग कल्चर है। तो ये सारा जो उनका कल्चर है, ठीक है, वो सारा अलग अलग भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी, ठीक है, उसी कहते हैं सांस्कृतिक, जो उनका रहन सहन, पहनावा, धर्म जो आपका उसका रिलेटेड है, उस सांस्कृतिक या सामाजिक और सामाजिक परिवेश, वो समाज में जो रहते हैं, सबको पता है सबका समाज का रहने का अपना अपना परिवेश होता है, अपना अपना रहने का ढंग, वहाँ का अपना कल्चर होता है। ठीक है, अपना उसका वहाँ का रहने के सहने का उसका अपना एक लिबास होता है। तो इस तरह से राजस्थान में देखते हैं घूंघट पहनते हैं, तो अपने अपने महाराष्ट्र में अलग लोग, बंगाल में साड़ी पहनते हैं, तो सारा का अपना सामाजिक परिवेश उसका जो हो गया, जो समाज में उस लोग अपने हिसाब से चलते हैं। रहने वाले लोगों में एकता की, अपने यूनाइटी इसको कहते हैं, एकता मतलब सब लोग आपस में एक साथ मिलजुल कर वाहक बनती है। ठीक है, मतलब मिलजुल कर रहते हैं, और देश में सभी लोग जितने भी अलग अलग होने के बावजूद भी उसके अंदर अपने आप में एक जुड़ाव पैदा होता है, उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद का हम जैसे बता दिए शाब्दिक अर्थ होता है अपने देश के प्रति त्याग और बलिदान को कहा जाता है। तो अब उम्मीद करते हैं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, कोई आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया हो कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, अब कभी भी आपसे पूछेगा बिल्कुल बेहिजक अपने लैंग्वेज में इसको बैठा के लिख सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मेजनी कौन था। ठीक है, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेजनी कौन था। तो देखिए, मेजनी एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, और ये मेजनी जो था वो एक साहित्यकार था, लिटरेचर को कहते हैं हम लोग, जो बुक लिखता है उसको कहते हैं साहित्यकार, लिटरेचर।
उसके बाद गणतांत्रिक विचारों का, मतलब ये उसके अंदर सोच था वो गणतांत्रिक, मतलब आपका मतलब सभी को समान अधिकार, जैसे हम लोग कैसे लोकतांत्रिक में रहते हैं, गणतंत्र मतलब वो राष्ट्रतंत्र का सपोर्ट नहीं था बल्कि गणतंत्र का सपोर्ट था, जहां पर संविधान के अनुसार देश को चले, जहां का सभी को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, उस तरह का सोच वाला व्यक्ति था। ये नहीं कि राजस्थान को पता है जैसे जो एक हुकूमत जो राजा होता है उसके अनुसार चलता है, तो ऐसा नहीं। गणतांत्रिक मतलब वो संविधान के प्रति चाहे उसमें कोई भेदभाव न होना चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, और जो देश को चलाए वो जनता के द्वारा चुनकर आना चाहिए, उस तरह का वो सोच वाले व्यक्ति थे। और एक योग सेनापति था, और वो एक सेनापति भी था, ठीक है, याद रखिएगा। सेनापति को पता है, जैसे पहले लोग में जो राजा महाराजा में सेनापति होता था उसको सेनापति कहा था, ठीक है, और योग सेनापति था। उसमें आदर्श गुण अधिक, ठीक, वो आइडियल पर्सन तो उसमें, और व्यवहारिक गुण कम थे, ठीक है, मतलब व्यवहार में आदर्श तो गुण बहुत, लेकिन व्यवहार में उसका गुण उतना कम थे। इटली के एकीकरण में, याद रखिएगा, इटली के देश है, इटली के एकीकरण, इटली को एक करने के लिए बहुत सारे राज्य थे, बटे हुए अलग अलग थे, उसका सांस्कृतिक बहुत सारे बोलचाल सब में अलग अलग राजा था, उसको एक इटली देश बनाने में मेजनी का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। तो इस तरह से आप एकदम कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि मेजनी क्या था, तो इस तरह से आपको इसको लिख देना है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। अब देखिए, जर्मनी जो देश है, जो अभी आप जर्मनी देखें उस तरह वो जर्मनी नहीं था पहले। जर्मनी पहले अलग अलग राज्यों में, छोटे बड़े राज्यों में, लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था। अब उसका एकीकरण हुआ, जो आज अब देख रहे हैं जर्मन के रूप में, ठीक है। तो अब उसको एक करने में क्या क्या परेशानी थी, क्या दिक्कत थी, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित थी, मतलब बहुत सारी बाधाएं थी, तो उसको आप पॉइंट बना के लिख दीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पॉइंट बना के लिखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, नंबर मार्क्स ज्यादा मिलेगा आपको। तो जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख बाधाएं जो थी, पहला जो था, देखिए बताया कि हम लोग जर्मनी में लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित किया जाना, तो जर्मनी नहीं था, सब छोटे छोटे राज्यों में बटा, 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था, मतलब अलग अलग भाग में बटा हुआ था, ठीक है। दूसरा है कारण, अब इसको एक करना बहुत कितनी कठिनाई की बात है, तो इस तरह उसमें दिक्कत हुआ था, सभी का लैंग्वेज, बोलचाल, रहन सहन, वहाँ का राजा, वहाँ का चलाने, सरकार चलाने का सिस्टम सबका अलग था। अब उस एक होना, सोच लिए कितनी बड़ी बात है, ठीक है। इसलिए पहला कंडीशन था, उसमें बाधाएं थी कि वो 300 राज्य छोटे बड़े एक कैसे होगा, एक जर्मन के अंदर वो कैसे उसके अंदर आएगा। दूसरा, जर्मनी के राज्य सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अलग था। अब जैसे जर्मनी जो राज्य था, राज्य मतलब उसके अंदर जो छोटे बड़े राज्य थे, अब वहाँ पे जो आर्थिक, सामाजिक, वहाँ के समाज में जो लोग थे वो भी एक जैसे नहीं थे। आर्थिक, वहाँ का जो कंडीशन था सब राज्य का, ये नहीं कि सब राज्य जो है सब अमीर था, बहुत सारे गरीब भी राज्य था, बहुत सारे अमीर भी राज्य थे, ठीक है। और धार्मिक, सभी का धर्म भी बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, सभी से इंडिया में कैसे बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, उससे तो जर्मनी में अलग अलग धार्मिक दृष्टिकोण से उनका अलग अलग विचार था, अलग अलग सोच था। तो अब उनका एक होना भी बहुत बड़ी बात था, बाधाएं थी इसमें। तीसरा, जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रिया का आवश्यक हस्तक्षेप। आपको पता है जर्मनी का जो समस्याओं में ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मन एक हो जाए, क्योंकि चाहता तो वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, वो चाहता था कि जर्मन अलग ही रहे, क्योंकि वो राजतंत्र का समर्थक था। अगर जर्मनी एक हो जाएगा तो वहां पे क्या है, लोकतंत्र हो जाएगा, कोई एक आदमी होगा। इस तरह से वो इसका बार वो सक्षेप करता था, जर्मनी को एक क्रम वो बार बार इसका रुकावट पैदा करता था। चौथा, अधिकांश जर्मन राज्यों की सैन्य शक्ति का कमजोर होना। अब ये भी बात है कि जर्मन राज्य जितने भी थे सब बाहर से जो हस्तक्षेप होता है तो उसको कंट्रोल नहीं कर रहे। ऑस्ट्रिया उस टाइम बहुत पावरफुल राजा था, मतलब उस टाइम देश था समझिए, और वहाँ का राजा ही बहुत पावरफुल था, मेटरनिक। तो इस तरह से जर्मन के राज्य जितने थे वो आपस में ही मतलब लड़ते झगड़ते रहते, तो उस तरह से सैन्य शक्ति भी उतना उसका अच्छा नहीं था, बहुत कमजोर था। पांचवा, जर्मन के जनता के बीच जर्मन राष्ट्रवाद की कमी होना, और दक्षिण जर्मन राज्यों में पोप का प्रभाव जर्मन एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा थी। आपको पता है उत्तरी जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी था, पहले दो भाग में बढ़ गया था। तो जर्मन के जनता भी जर्मन के अंदर राष्ट्रवाद, जो अभी से बताया कि उतने देश के पद वो लोग ही अपने देश के लिए इतनी राष्ट्रवाद, उसके अपने मोहब्बत, त्याग कि हम लोग एक होंगे, एक देश में होना चाहिए, उतनी उसके अंदर कमी थी। और दक्षिणी जर्मन राज्य में पोप, आपको पता है ईसाई धर्म में पोप होता है जो सबसे बड़ा उसका धर्मगुरु कहलाता है, वो भी नहीं चाहता था कि जर्मन एक हो जाए, तो ये सबसे बड़ी बाधा थी। तो ये आपका 5 पॉइंट्स आपको जर्मन की एकीकरण में बाधाएं थी, इस तरह से आप लिख दीजिएगा, और अपने बिल्कुल आपको आसान तरीके से जो भी आता है उसको आराम से लिख दीजिएगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, मेटरनिक युग क्या है, ठीक है। अब ये देखिए मेटरनिक, अब जैसे हम बताए थे, एक मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर, जैसे बताया पिछले क्वेश्चन में, मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था वो बिल्कुल राजतंत्र सपोर्टर था, बिल्कुल कट्टरवादी था वो, राजतंत्र का बिल्कुल खुला, लोकतंत्र का मतलब खुला वो विरोध करता था, ठीक है। तो देखिए 1815 ईस्वी से लेके 1848 ईस्वी तक
के बीच का समय को यूरोप में मेटरनिक युग कहलाता है। 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच का जो समय है वो पूरा समय यूरोप का मेटरनिक युग कहलाता है, क्योंकि 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने वियना में कांग्रेस में सम्मेलन किया था। इसी के साथ मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ और 1848 ईस्वी तक की यह क्रांति के बाद मेटरनिक युग का क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 1847 में क्रांति हुई थी। उसके बाद इसके बाद क्रांति का मेटरनिक युग का क्या हो गया, धीरे धीरे राजतंत्र खत्म हो गया और मेटरनिक युग भी धीरे धीरे खत्म हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मारियान और जर्मेनिया कॉलोनी किस तरह उन्हें चित्रित किया गया, उनका क्या महत्व था। ठीक है, देखिए मारियान और जर्मेनिया ये दोनों एक प्रकार का, ये फ्रांस और जर्मनी के लिए इसका मतलब इसमें यूज किया जाता है। ये कलाकार थे, मतलब उस तरह से वो बनाते थे ताकि लोगों के अंदर मतलब आपस में कोई प्रकार का जो आपका नारिक रूप का स्वतंत्रता के लिए जैसे कोई चिन्ह कैसे बनाते हैं उस तरह चिन्ह के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये फ्रांस और जर्मनी के कलाकारों द्वारा स्वतंत्रता, न्याय तथा विचारों को प्रकट करने के लिए। ठीक है, हम लोग अभी कैसे बनाते हैं, कोई भी चीज को टैटू बनाते हैं या कोई स्लोगन लिखते हैं, कोई ऐसा तख्ती बनाते हैं या कोई ऐसा चित्र बनाते हैं, कोई भी चीज दिखाने के लिए अपना विचार को प्रकट। तो उस तरह फ्रांस और जर्मनी जो उस तरह राजतंत्र था तो उनके कलाकारों द्वारा जो वहाँ के जो आर्टिस्ट थे स्वतंत्रता, न्याय और विचारों को प्रकट करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया गया। जो नारी का फोटो रहता था वो उसका इस्तेमाल किया गया। फ्रांस में इसी नारी रूपक को मारियान नाम दिया गया। ठीक है, और जर्मनी में जर्मेनिया नाम दिया गया। ठीक है, फ्रांस में जो इस तरह से नारी रूपक का फोटो बनाते थे उसको मारियान का नाम दिया गया और जर्मनी में उसको जर्मेनिया नाम दिया गया। अब बताइए मारियान है क्या, इसने जन राष्ट्रीय के विचारों का रखा, मतलब इसने क्या क्या मारियान जन मतलब लोगों का जो राष्ट्रीय मुद्दा था, उसका जो सोच था उसको उसका रंग रेखांकित किया गया, उसका बताया जाता था। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। लाल टोपी, देखिए लाल टोपी था, तिरंगा था और कलगी था। ठीक है, मारियान की प्रतिमाएं चौकों पर लगाई गई ताकि जनता के एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रही। मतलब मारियान का जो इस तरह परिमाण ताकि लोग जाने कि हम लोग किस तरह से हम लोग एकता के साथ यहाँ पर स्वतंत्रता के साथ हमारा देश में इस तरह प्रतीक याद के रूप में उसको रखा गया। अगला जर्मेनिया, जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का एक रूपक बन गई। चाक्षुष अभिव्यक्तियों के जर्मेनिया बलूत वृक्ष के बलूत वृक्ष के पत्तों के पहनती है क्योंकि जर्मन बलूच वीरता का प्रतीक है। जर्मनी मतलब बलूच एक मतलब वहाँ पे पत्ता है, पेड़ है बलूत, उसको वहाँ पे पहनाया ताकि वो वीरता का चिन्ह बनाया जाता था, ताकि जर्मेनिया में जर्मन के लोग उसको वीर मतलब वो मानते थे और उसको अपने रूप में चिन्ह के रूप में कलाकार उसको प्रदर्शित करते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ये फर्स्ट चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपका बिल्कुल जो भी क्वेश्चन है आज मैं इसको बताया हूँ स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से फिर से और भी क्वेश्चन बहुत सारे लेके आऊंगा फर्स्ट क्वेश्चन का, तो आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दें क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्जाम अभी से अच्छे से तैयारी करेंगे तो बोर्ड एग्जाम आते आते आपका बिल्कुल जितने भी तैयारी होगा बिल्कुल 100% होने का अच्छा मार्क्स आएगा आपका, बिल्कुल उस टाइम कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी। तो इसलिए आपको फर्स्ट चैप्टर से हर क्लास सब्जेक्ट का मैं कराते जा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मेरे चैनल पर अगर कोई पहली बार अगर जुड़े तो जरूर सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और लाइक जरूर करें स्टूडेंट्स और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले ताकि मेरा वीडियो कोई भी अगर मेरा वीडियो आए सबसे पहले आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे अपने फ्रेंड्स में। तो इसके साथ ही मैं फिर से एक तरह से नेक्स्ट वीडियो में आपका मिलता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद।